तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल मैंने आपसे वादा किया था कि जो क्रिमिनल्स किस तरह से पुलिस के साथ मिली भगत करके बड़े बड़े केसेस में फरार हुए हुए लोग आखिर सरेंडर कैसे करते हैं और उस सरेंडर को अरेस्ट का नाम कैसे दिया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा पैसे का लेन देन भी होता है। पुलिस वालों को सरकारी इनाम भी मिलते हैं, प्रमोशन मिलती हैं, गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं और एक बहुत बड़ा सीक्रेट फंड का पैसा इधर उधर किया जाता है। ये इतना आसान नहीं लगता जितना आपको दिखाई देता है। ये दिल्ली पुलिस ने या पंजाब पुलिस ने या मुंबई पुलिस ने इतने बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ लिया, यहाँ पे जाके पकड़ा, वहाँ जाके पकड़ा। जितना दूर जाके पकड़ते हैं उतना ज़्यादा रिवार्ड मिलता है, उतने ज़्यादा पैसे को कमाई होती है, उतने ज़्यादा मेडल मिलते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल हमेशा सबको मारते जाता है? ऐसी क्या खूबी है स्पेशल सेल के पास कि जो काम वो कर जाते हैं वो आसपास के राज्यों की पुलिस क्यों नहीं कर पाती? मसलन यूपी की पुलिस, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, इन राज्यों की के बड़े बड़े आरोपी जो वांटेड होते हैं, सनसनीखेज केसेस में वांटेड होते हैं, जहाँ टेरर एक्टिविटीज़ में वांटेड होते हैं, वो सब के सब लोग दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को ही क्यों मिलते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके 2-3 बड़े कारण हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहला कि दिल्ली पुलिस डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के नीचे आती है और उनको कोई फंड क्रंच नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। बाकी हर स्टेट आज से नहीं, पिछले 10-12 साल से ये सब के सब राज्य जो है ये फंड क्रंच से जूझ रहे हैं। सरकारों के पास अपने मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं है, टैक्स कलेक्शन नीचे जा रही है, आमदन के सोर्सेज बंद हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में सबसे बड़ा जो मार गिरती है वो बजट कटिंग पे गिरती है। हर डिपार्टमेंट का बजट कट कर दिया जाता है, जिनमें से पुलिस डिपार्टमेंट भी एक है। अब पंजाब सबसे ज़्यादा फंड क्रंच से जूझ रहा है। लोगों को समय पे तनख्वाह नहीं मिलती, जो उनके भत्ते वगैरह होते हैं वो उनको नहीं मिलते। मैंने बहुत से पुलिस वालों से बात की पंजाब के, इनको अगर किसी आरोपी को पकड़ने के लिए दूसरी जगह जाना होता है, कोई इनको खर्चा नहीं मिलता। वहाँ रहने का, होटल में रहना 2-4 दिन या लोकल पुलिस से कोई राब्ता रखना है, उसके लिए ना तो फैसिलिटीज़ बराबर है ना पैसा उसके पास है। आप जेब से पैसा खर्चा करके जाएंगे तो कवर भी करेंगे, सीधी सी बात है। वो कवर कहाँ से करेंगे? सरकार तो देगी नहीं। तो जिस आरोपी को पकड़ा जाता है उसके साथ सौदेबाजी की जाती है कि देखो, या तो हम तुम्हें मार देंगे, जान बचानी है तो इतना खर्चा करो, हम आपको अरेस्टेड शो करके अदालत में पेश कर देंगे। ये एक सबसे बड़ा डर होता है। एक क्रिमिनल, उसकी जो पूरी कमाई है वो जब ऑन द रन होता है वो रुक जाती है। अगर क्रिमिनल बेखौफ होके नहीं घूम सकेगा तो वो कमाई नहीं कर सकेगा। अगर उसको रोज़ पुलिस के डर से अपने अड्डे बदलने हैं, जाग जाग के रातें काटनी है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, कभी कोई हुलिया रखना, कभी कोई कपड़े बदलने, तो वो आदमी काम नहीं कर सकता। आजकल ख़ास तौर पे और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर वो ऑन द रन जब भागा हुआ है, भगौड़ा है, तो वो जब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है तो उसकी लोकेशन दिल्ली पुलिस को मिल जाती है। तो या किसी भी पुलिस को, जहाँ से भी वो वांटेड है, तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। उसके एक नंबर से पुलिस वालों को 50 ऐसे कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं कि उसके साथ में कौन कौन लोग टच में हैं, फिर उनके टेलीफोन सर्वेलेंस पे लगा दिए जाते हैं।
आप भले हमारा कानून कुछ भी कहे, सुप्रीम कोर्ट तक की जजमेंट्स हैं कि आप किसी प्राइवेट सिटीज़न का फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकते, उसके काफ़ी सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती हैं, एक IAS अफसर की मंजूरी लेनी पड़ती है, या कई केसेस में जो टेरर रिलेटेड केसेस हैं उनमें पुलिस चीफ भी आपको इजाज़त दे देता है कि आप एक फ़ोन टैपिंग करो इस आदमी की। और आपको नहीं मालूम होगा, शायद मुझे मालूम है, बहुत सारी पुलिस फोर्सेस ने, स्पेशल यूनिट्स ने अपने मिनी एक्सचेंज लगा के रखे हुए हैं, कहीं 50 लाइन का, कहीं 100 लाइन का। वहाँ पे वो एक तरीके से कानूनी तौर पे इलीगल है, लेकिन देश की सिक्योरिटी, देश की जो यूनिटी सिक्योरिटी, उसके बहाना लगा के ये फोर्सेस जो है, स्पेशल सेल हैं, ये अपने टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेट करते हैं। उनके ज़रिए एट अ टाइम 100 सवा 100 फ़ोन की रिकॉर्डिंग लगातार ऑटोमेटिकली होती रहती है। जब जब उन नंबर से कोई कॉल की जाएगी, फिर उन रिकॉर्डिंग को सुना जाता है, और जो सस्पिशियस होती है कॉल्स, उनको ट्रेस करके आदमियों को पकड़ा जाता है। दिल्ली पुलिस की इसमें ख़ास महारत है। उनके पास अनलिमिटेड सीक्रेट फंड है, जिसका उनको कोई हिसाब नहीं देना पड़ता। किसको कहाँ 1 लाख दिया, किसको 50,000 दिया, उनको खाली एक नोट लेके अंगूठा लगवाना पड़ता है किसी का, हमने इस खबरी को दिया। और हमारे पास एक ऐसा एक्ट है जिसमें खबरी कौन है उसकी जानकारी कोई आपसे मांग नहीं सकता, इवन कोर्ट नहीं मांग सकता। इसकी बहुत कम लोगों को पता है इस कानून का। अगर आपने कहीं ये अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि हमारे पास ये रिलायबल इंफॉर्मेशन आई थ्रू इन्फॉर्मेंट, तो उस इन्फॉर्मेंट का एक खबर छोटी सी बना के कागज़ के टुकड़े पे लिख के कि क्या इन्फॉर्मेशन थी, उसको एक सील बंद लिफाफे में डाल के रख दिया जाता है। और उसके बाद जब वो केस सॉल्व हो जाता है, खबरी भी बहुत बार डमी होते हैं, खबर पुलिस की अपनी होती है, लेकिन किसी खबरी के नाम की पर्ची बना के लिख के रख देते हैं। और जब वो केस सॉल्व हो जाता है तो उस पर्ची के आधार पे एक बोगस पेमेंट जो है वो सीक्रेट फंड से कर दी जाती है, जो अल्टीमेटली उन ऑफिसर्स की जेब में ही जाती है जिन्होंने ये सारा अडंबर रचा होता है। अगर कोई आपको पूछ ले कि ये खबर आपको किसने दी, तो एक जो इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके नीचे, उसको इंडियन एविडेंस एक्ट भी कहते हैं, उसके नीचे कोर्ट भी आपसे खबरी का नाम नहीं पूछ सकती है। ये एक बहुत बड़ा कानून है जिसका फ़ायदा एजेंसीज उठाती हैं और आम आदमी को इसकी नॉलेज नहीं होती। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं, जैसे गोवा में जो चर्चिल वाला केस हुआ था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के भाई का एक कस्टम वाले के हाथ से मर्डर हो जाता है। उन्होंने हाई कोर्ट में ये प्ली लिया कि ये आपको किसने खबर दी कि इस आदमी अपनी गाड़ी में सोना लेके जा रहा है। तो वो कोर्ट ने जब पूछा तो कस्टम वालों ने वो इंडियन एविडेंस एक्ट वो कोर्ट को दिखा दिया कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आप हमसे हमारे खबरी का नाम, उसका पता नहीं पूछ सकते। तो उसमें कस्टम ऑफिसर की जान बची। अगर कहीं वो खबरी का नाम बता देते, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन होती, वो शायद मुकर जाता कि मैंने ऐसी बात नहीं की या कुछ और बहाना। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रोटेक्शन है उन लोगों के लिए जो सरकार की, पुलिस की मदद करना चाहते हैं, और डिपार्टमेंट को इस मदद का बहुत फ़ायदा मिलता है। अब देखिए बाकी राज्य जो है वो कहाँ मार खा जाते हैं। अब एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पंजाब के किसी केस में फ़र्ज़ करो 4 लोग वांटेड हैं, बहुत बड़ा मर्डर कर दिया, जब बहुत बड़ी डकैती कर दी और वो फरार हो जाते हैं, और उनके ऊपर आगे भी केस होते हैं। 5, 7, 10 मर्डर के केस हुए तो उनको ऐसा लगता है कि अब पुलिस उनका एनकाउंटर करेगी। अब अगर वो पंजाब में पेश होते हैं, एक एनकाउंटर का डर, एक 3rd डिग्री का डर, और तीसरा उनके साथ और लोगों के पकड़े जाने का डर जिनको वो बचाना चाहते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने राज्य से दूर कहीं दूसरे राज्य में चले जाते हैं।
अब दूसरे राज्य में जब शेल्टर लेते हैं, जैसे पंजाब का आदमी हरियाणा में या राजस्थान में या महाराष्ट्र में या गुजरात में जाके जब शेल्टर रहता है, तो पंजाब पुलिस उस राज्य में जाके उसका एनकाउंटर करने के पहले 10 बार सोचेगी, क्योंकि वहाँ की पुलिस, वहाँ के लोग उनके अब नहीं होते अपने, वो दूसरे लोग हैं। वो सच्ची बात बता दे कि ऐसे हमारे सामने हुआ, और वहाँ पे उसकी इंक्वायरी होगी, फिर पुलिस वालों को तरीके भुगतने उस राज्य पे जाना पड़ेगा। जैसे किसी भी शहर का नाम ले लो, अहमदाबाद से पकड़े, अहमदाबाद में जाके एनकाउंटर किया, तो 6-7 साल पुलिस को वहाँ उस एनकाउंटर की सफाई देने कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसलिए पुलिस क्या करती है, जो लोग इनकी पहुंच से दूर हो जाते हैं उनको किसी न किसी तरह खबरियों के थ्रू या टेक्निकल सर्वेलेंस जिसको बोलते हैं मोबाइल फ़ोन, इनके ज़रिए उनको ट्रेस करके, इनसे सौदेबाजी करके, अब पुलिस को पता है कि वहाँ एनकाउंटर नहीं कर सकते, क्रिमिनल को पता है एनकाउंटर नहीं कर सकते, वो बाहर जाके बैठता ही इसलिए है कि वो एक ना एक दिन पुलिस के सामने पेश हो जाएगा। तो वो सौदेबाजी के बाद बीच बचोले जो होते हैं वो दोनों की बात करवा के लोकेशन देते हैं, उनको पुलिस जाके पकड़ती है। वो सारा स्टेज्ड होता है। प्रदेश में जाके आदमी को ढूंढना इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं। तो ऑन द रन एक्यूज्ड अपनी कमाई जारी रखने के लिए हाजिर हो जाता है और पुलिस उसको अरेस्ट शो करके लॉकअप में डाल देती है। उससे उसको थर्ड टिकरी बंद हो जाती है। उसके सहयोगियों के नाम नहीं आते। जो लोग बाहर बचे रहते हैं वही लोग फिर उस आदमी का खर्चा उठाते हैं, उसके लिए जेल में पैसा भेजेंगे, उसके लिए वकील खड़ा करेंगे, उसकी ज़मानत करवाएंगे और उसको बाहर ला के नए सिरे से फिर वही क्राइम की दुनिया, वही मर्डर, वही डकैतियाँ, वही लूट खसूट, वही चोरी चकारी। ये एक विशेष सर्कल है जिसमें सब भागीदार हैं। अब देखिए, अमर डागर जैसे लोग, सूबे गुर्जर जैसे लोग, इस किस्म के लोग जिनके ऊपर लाखों का रिवार्ड था, जो हरियाणा सरकार ने डिक्लेयर किया था। सूबे सिंह पे तो शायद 10 लाख का रिवार्ड था। अब 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। अपने किसी आदमी को बोल के ये लोग उसको हाजिर करवा देते। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी एक 4-5 मिनट की एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ के हैं, किस फोर्स में है, कहाँ काम करते हैं, कहाँ नहीं। उन्होंने कुछ इसी किस्म की बात मेरे से फ़ोन पे की थी। मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया और उनकी परमिशन से रिकॉर्ड की है। उनको बता दिया था कि छोटा सा पोर्शन, खाली अंदर की बातें लोगों को मालूम पड़े कैसे चलती है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उन्होंने वो आपको सुनाने की परमिशन दी है, वो आप सुन लीजिए। सर, अभी जो सिद्धू मूसे वाला केस हुआ है उसमें प्रियव्रत वगैरह जो अरेस्ट किए हैं दिल्ली पुलिस ने, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको दिल्ली पुलिस ही अरेस्ट करेगी। उसकी 2 वजह हैं सर। दिल्ली पुलिस के अंदर जो पुलिस कर्मचारी जॉब करते हैं उसमें से 60-70% हरियाणा के हैं। सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, तो ये हरियाणा के हैं। तो इनकी जानकारियाँ होती हैं यहाँ पे हरियाणा में से। तो जब भी हरियाणा पुलिस किसी बदमाश के ऊपर जो 3 मर्डर कर दे, 5 मर्डर कर दे, 7 मर्डर कर दे, तो वो उनके इनाम रखा जाता है कि 1 लाख है, 50,000 है, अलग अलग इनाम होते हैं। तो अब ये हरियाणा में रहेंगे तो इनका एनकाउंटर लगभग पक्का समझो। क्योंकि उसके बाद तो फिर हाई कोर्ट भी नहीं सुनती, कोई भी नहीं सुनता इनकी। तो ये दिल्ली पुलिस में सेटिंग करके वहाँ पेश हो जाते हैं। अभी मैं जो आपको डिटेल दूंगा, ये टोटल 84 मर्डर किए हुए एक्यूज हैं जो दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं। मैं एक एक की आपको डिटेल देता हूँ। अच्छा, दिल्ली पुलिस वैसे सबसे इंटेलिजेंट पुलिस है इंडिया की, इसमें कोई शक नहीं है। नए नए लड़के हैं जी, मेहनती हैं और काफ़ी टेस्ट वेस्ट दे के पास होते हैं। उनका जो साइबर सेल है वो बहुत एक्सपर्ट है जी। 2004 से लेकर 2000 आज तक जितने भी हैं ये बड़े बड़े केस सर्जन किए हैं। इनका मोबाइल से, जैसे हरियाणा में कुछ नहीं था, 2003 में 4 में जो जेलों में बंद थे ना, वो लड़के जो एक्यूज बंद होते थे जेल के अंदर से मोबाइल यूज करते थे। तो ये दिल्ली वाले को सिर्फ नंबर चाहिए था कि जेल में कौन सा नंबर चलता है, उस बेस पे ये बहुत सारे क्रिमिनल को पकड़ते थे और एनकाउंटर भी करते थे, सब कुछ करते थे। नंबर तो
ये खर्चा बहुत करते हैं दिल्ली पुलिस वाले। जैसे अपने मुखबर के लिए खर्चा देना है 50,000 लाख 2 लाख तो कोई दिक्कत नहीं, ये देते हैं, इनको मिलना चाहिए। हरियाणा के जो वहाँ सरेंडर करते हैं, पेश होते हैं, मिली भगत करके होते हैं। उसकी वजह 2 फ़ायदे हैं दिल्ली पुलिस को। एक तो दिल्ली के क्रिमिनल नहीं होते हैं, क्राइम जो है हरियाणा का है। नंबर 2 रिवार्ड मिल जाता है उनको, रिवार्ड के साथ साथ उनको प्रमोशन भी मिलती है। रिवार्ड और प्रमोशन और नाम, तो ये सारी चीज़ें हैं जी। हरियाणा में तो सिर्फ एक ही है, राजेश फोगाट एसपी साहब हैं, जो 2007 में सब इंस्पेक्टर थे, वो थे, वही हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं डिटेल देता हूँ आपको। हरियाणा में 2000 से 2009 तक 2 ही गैंग थे। एक कृष्ण गैंग था, एक था अनूप गैंग। जो कृष्ण गैंग था एक राजनीति पार्टी से रिलेटेड था गैंग, ये इसकी सपोर्ट थी, हरियाणा की सरकार की सपोर्ट थी इसको। इनके आपस में 35 मर्डर हुए हैं जी आपस में। और जब भी मर्डर होता था तो 24 घंटे में दूसरी पार्टी मर्डर कर देती थी। तो इनका ये सिलसिला चलता रहा। कोर्ट के अंदर भी गोली मारी, बहुत काफ़ी मर्डर हुए इनके। तो उसमें ये 35 लोग गए जी। आज की डेट में यहाँ पे 2 गैंग है, नीरज बवानिया गैंग और ये एलबी गैंग है। अभी ये रामकरण गैंग के जो सोनू मूसेवाला से पहले अमृत जागर टारगेट पे था लारेंस बिश्नोई के, लेकिन वो बात बनी नहीं, उससे पहले वो फिर मूसेवाला पर। अब ये रोहतक में अभी 1 साल पहले अखाड़े में मर्डर हुआ था। एक लड़के ने 5 आदमी को मर्डर किया था सर, अखाड़े के अंदर। उसको जॉब करता था, उसको निकाल दिया जॉब से, वो जॉब से नाराज हो गया, उन्हें एक एक करके बुलाता रहा और अपना 5 आदमी को मर्डर कर दिया इकट्ठे। एक दो को बुलाया तो वो आई नहीं। इस तरह टोटल ये 84 मर्डर है जी। ये सारे एक्यूज वहाँ पे पेश हुए हैं। और ये इनकी एक ही कहानी पक्की होती है कि सुबह 4 बजे का वक्त था, वो आ रहा था, जो उसको रोकने का इशारा किया, चाहे गाड़ी पे चाहे मोटरसाइकिल पे, जब क्रॉस फायरिंग हुई तो अरेस्ट कर लिया हमने। और ये स्टोरी मिलेगी आपको। दूसरी स्टोरी होती है जी कि इन्होंने गोली चलाई, जो जोकर बैठ गया ये होगी, या जैकेट में लगी, जिससे बच गया ये पकड़े गए। ये 3 तरह की स्टोरियाँ की कहानियाँ बनती हैं, सारे अरेस्ट होते हैं। इनको दिल्ली पुलिस का फ़ायदा ये है कि इनको रिवार्ड भी मिल गया, बंदा मिल गया, प्रमोशन मिल गई और नाम भी हो गया, सारा कुछ हो गया, नाम भी हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा होता है। ऐसे लोगों को पकड़ के जिनको बहुत सख्त सज़ाएं मिलनी चाहिए, तो उस सौदेबाजी में उनके खिलाफ जो केसेस होते हैं वो डाइल्यूट कर दिए जाते हैं। चार्जशीट कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि उनको सज़ा कम हो या उनके जो और साथियों को बचाया जा सके, ये सौदेबाजी चलती। और सरकारें जब अवार्ड अनाउंस करती हैं, अब अगर एक 10 लाख का अवार्ड एक क्रिमिनल पे है, उस आदमी को अगर दिल्ली पुलिस पकड़ती है तो वो रिवार्ड सरकार दिल्ली पुलिस को देगी। स्पेशल सेल ने पकड़ा है तो स्पेशल सेल को देगी। वो रिवार्ड फिर जो ऑफिसर जो उस टीम में होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, दिल्ली पुलिस के, पंजाब पुलिस के, हरियाणा के और महाराष्ट्र के, जो बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं। उनका काम ही ये होता है कि एक वांटेड आरोपी का मोबाइल नंबर ढूंढना। मुझे याद है एक केस में दिल्ली पुलिस ने किसी को ये कहा कि हमें ये आदमी चाहिए, हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, तुम खाली उसका मोबाइल नंबर ला के दे दो। उस आदमी ने 3 महीने लगे उसको उस वांटेड आदमी का मोबाइल नंबर ढूंढने के लिए जो वो इस्तेमाल कर रहा था उन दिनों में। वो उस आदमी ने मोबाइल नंबर दिया, उसके बाद उसको दिल्ली पुलिस ने ट्रेस कर लिया, पकड़ लिया और उस आदमी को 1 लाख रुपए दे दिया। अब अगर इस किस्म की फैसिलिटी पंजाब पुलिस के पास हो, हरियाणा पुलिस के पास हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लोग भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल करता है। और जैसे उनके केसेस बढ़ते हैं, वो जितने ज़्यादा लोगों को पकड़ते हैं, उतना उनके रिकॉर्ड में एंट्रीज होती रहती हैं कि इस ऑफिसर ने ये अच्छे काम किए। उसके बदौलत उनको प्रमोशन मिलती है, कई बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिल जाती है। उनको मेडल्स मिलते हैं, ब्रेवरी अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड, मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड, सर्टिफिकेट। इस किस्म से उनका कैरियर ग्राफ बढ़ता जाता है और एक बहुत बड़ा उनका खबरियों का एक आर्मी बन जाती है
एक ज़माने में कहते हैं कि मुंबई में राकेश मारिया के पास सबसे बड़ी खबरियों की फौज थी। इतने खबरी थे जितने क्राइम ब्रांच में ऑफिसर नहीं थे। लेकिन इतने कुछ बात बढ़ा चढ़ा के भी हो सकती है, लेकिन बहुत से ऑफिसर इसीलिए सरवाइव कर गए क्राइम को टैकल करने में, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन का इनपुट बहुत था। उसी तरह मुंबई के जितने एक्सपर्ट हुए हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुए हैं, सबके पास एक एक दो दो खास इनके पंटर होते थे साथ में, जिनको पंटर कहते थे। उन पंटर्स का काम होता था खबरियों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को देना। इसीलिए प्रदीप शर्मा, विजय सलास्कर, इस किस्म के लोगों ने अपना जो इनके साथ और लोगों ने काम किया, इन्होंने अपने खबरियों के सर पे क्रिमिनल से जितनी कमाई की है, शायद उतनी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के बाद ये दो एजेंसीज ने जितना पैसा कमाया है, दिल्ली की स्पेशल सेल और मुंबई की क्राइम ब्रांच और ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, आज एक एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की आप प्रॉपर्टी देखने जाओ तो आपको हैरानी होगी कि इतने करोड़ों रुपये एक वो शख्स जो सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रिटायर हो जाता है, उसके पास इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई। लेकिन आज तक किसी एजेंसी ने उनको पूछा नहीं, क्योंकि जो लोग उनको पूछने वाले हैं उनके 50 किस्से भी उनको मालूम हैं। तो ये एक जो टेक्निकल ब्लैकमेल होता है, सब शीशे के घर हैं सबके, इसलिए दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस चलता है, एक इंडस्ट्री है अपने आप में। बहुत थिन लाइन होती है अरेस्ट और सरेंडर होने के बीच में। माधव भाई खाबरी मुंबई का सबसे बड़ा सेटलर था। किस आदमी को हाजिर करवाना है उससे ज़्यादा मास्टरी किसी और की नहीं थी जितनी माधव खाबरी की थी। माधव भाई करीमलाला का मैनेजर था और जितने पठान गैंग के लोग बड़े बड़े केसेस में वांटेड थे, उनका हाजिर करवाना होता था, वो पूरी सेटिंग माधव खाबरी करता था। और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के साथ उसका उठना बैठना, लेन देन, क्या करना है, कैसे करना है, सारा माधव भाई करता था। इसी किस्म के लोग दिल्ली पुलिस के पास बहुत हैं। बिचौलिए जिनको कहते हैं, एजेंट कहते हैं, दलाल कहते हैं, खबरी कह देते हैं। और देखिए कि वो पूरे केस को ऐसा बताने के लिए कि उसकी खबर किसी और को नहीं लगे, अगर आप ध्यान से किसी भी साल की आप एक 3-4 साल पहले तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की हर बड़ी गिरफ्तारी दिल्ली के रेलवे स्टेशन से होती थी। कोई आरोपी कहाँ से आया हो, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से, दुबई से, बाहर से आते थे, वो बाई एयर आते थे, बाई शिप आते थे, लेकिन अरेस्ट उनकी दिल्ली रेलवे स्टेशन से होती थी। और बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे आपको गवाह खड़ा नहीं करना पड़ता। आप कहीं उसको घर से पकड़ोगे तो आपको बताना पड़ेगा घर का नंबर क्या था, गली नंबर कितनी थी, मोहल्ला कौन सा था, कौन से फ्लोर से पकड़ा। वहाँ पे 2-5 आपको खड़े करने पड़ेंगे जो पड़ोसी होंगे। पड़ोसी तो बोलेंगे हमारे यहाँ से पकड़ा ही नहीं। तो आदमी को पकड़ा होता था गाज़ियाबाद से, या नेपाल से पकड़ के लाए होते थे, या सोनीपत से पकड़ा, लेकिन शो करना कि इसको हमने दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा। तो ये एक कहावत बनी हुई थी कि जिस आदमी को हाजिर होना है वो दिल्ली रेलवे स्टेशन चला जाए और स्पेशल सेल अपने आप उसको पकड़ लेगा। तो ये एक तौर तरीके होते हैं। इसी तरह देखिए बॉम्ब ब्लास्ट के एक्यूज़, जिस आदमी को फांसी हो गई, टाइगर मेमन का भाई, उसकी पूरी फैमिली को सबको पता है कि बाई एयर आए, कौन लेके आया, कैसे आए, लेकिन उसकी अरेस्ट स्पेशल सेल ने शो की दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ये एक बहुत बड़ा एक ताना बाना इन्होंने जाल बुना हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली आरोपी पकड़े तो जाते हैं और एक आदमी को उसके होम स्टेट से बचाने के लिए उसके डिफरेंट केसेस का ताबा लेते रहते हैं। जैसे पंजाब में नंगल अंबिया जो कबड्डी प्लेयर को मारा, उसके आरोपियों को आज 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, वो दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। एक केस का रिमांड ख़त्म होता है, दूसरे केस में चले जाते हैं।
अब इतना बड़ा मर्डर केस पंजाब में हो गया, अमित डागर जिसका नाम लिया मैंने, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सामने हाजिर हो गया, उसकी अरेस्ट शो करके उसको पकड़ लिया। 3 महीने हो गए, आज तक पंजाब पुलिस को उसका ताबा नहीं मिला। अब जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा तैसे तैसे केस की जो बाकी कड़ियाँ हैं वो भी कमज़ोर होती जाएंगी और पुलिस का इंटरेस्ट मर जाता है। और यहाँ पे एक ज़रूरत है हमारी राज्यों की, स्टेट की पुलिस को, उनको बराबर फैसिलिटी दी जाए, उनको फंड्स बराबर दिए जाएं, उनकी मोबिलिटी बढ़ाई जाए और टेक्निकल सर्वेलेंस के साधन और जुटाए जाएं। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।